हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल उत्कर्ष एजुकेशन में स्वागत है। मैं ओम नारायण आज आपको बताने वाला हूँ स्टेनोग्राफर क्या है। स्टेनोग्राफर के हिंदी क्या होता है? आशुलिपिक। तो सबसे पहला हेडिंग है आशुलिपि। तो इसका परिचय देने से पहले चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन वाले घंटी को दबा दें। जी हाँ फ्रेंड्स, पहला हेडिंग हमारा क्या है? आशुलिपि। आशुलिपि क्या है? यह लिखने की एक विधि है। शॉर्ट हैंड एक लिखने की विधि है जिसमें सामान्य लेखन की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से लिखा जा सकता है। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि सामान्य लेखन की अपेक्षा इसमें अधिक तीव्र गति से लिखा जा सकता है। इसे छोटे प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। इसमें छोटे प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। आशुलिपि में लिखने की क्रिया क्या कहलाती है? आशुलेखन कहलाती है। आशुलिपि में लिखने की क्रिया क्या कहलाती है फ्रेंड्स? आशुलेखन कहलाती है। ठीक है। इससे आशय यह है कि तेज और संक्षिप्त लेखन। शॉर्ट हैंड का अर्थ क्या होगा? तेज और संक्षिप्त लेखन। इसे हिंदी में शीघ्र लेखन या त्वरा लेखन भी कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हिंदी में स्टेनोग्राफर इन आशुलिपि का मतलब क्या होता है? हिंदी में शीघ्र लेखन और या त्वरा लेखन भी इसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको सीखने के लिए सच्ची साधना और लगन की अधिक आवश्यकता होती है और इससे निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको निरंतर इसमें प्रयास नहीं करेंगे तो इस चीज़ को हम नहीं सीख पाएंगे। ठीक है। इसे लिखने की कई प्रणाली प्रचलन में है। शॉर्ट हैंड को लिखने के लिए कितने प्रणाली प्रचलित हैं? 2 प्रणाली प्रचलित हैं। पहला क्या है हमारा? एक है कि अंग्रेजी में पिटमैन प्रणाली क्या है। दूसरा है हिंदी में ऋषि प्रणाली, विशिष्ट प्रणाली, सिंह प्रणाली। तो हिंदी में सबसे प्रचलित क्या है? ऋषि प्रणाली। वैसे हर लेखक की अपनी एक विशेष प्रणाली बन जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, शॉर्ट हैंड लिखने की कितनी विधि है? 2 है। पहला क्या है? अंग्रेजी में पिटमैन प्रणाली चलती है और हिंदी में क्या चलती है? हमारी ऋषि प्रणाली चलती है। तो पिटमैन प्रणाली की स्थापना कब हुई थी? 1837 ईस्वी में। ये आपका एग्जाम में हर साल पूछा जाता है कि हिंदी की कौन सी प्रणाली प्रचलित है, अंग्रेजी में कौन सी प्रणाली प्रचलित है, या पिटमैन प्रणाली कब प्रचलित हुई थी, इसके सन पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और है, भारतीय परंपरा में आशुलिपि का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय परंपरा में आशुलिपि का जनक किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? गणेश को, श्री गणेश। किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? श्री गणेश को कहा जाता है। ठीक है। अगला हेडिंग है हिंदी त्वरा लेखन या आशुलिपि। मैं पहला हेडिंग बताने वाला हूँ, हिंदी त्वरा लेखन या आशुलिपि क्या है। तो सन 1907 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने श्री निष्कामेश्वर मिश्र, कौन? श्री निष्कामेश्वर मिश्र BALT की हिंदी शॉर्ट हैंड नामक पुस्तक प्रकाशित की। किसने प्रकाशित की हिंदी शॉर्ट हैंड पुस्तक की? श्री निष्कामेश्वर मिश्र। जी हाँ फ्रेंड्स, हिंदी शॉर्ट हैंड नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की थी? तो काशी नागरी प्रचारणी सभा ने श्री निष्केश्वर मिश्र ने शॉर्ट हैंड नामक पुस्तक की प्रकाशित की थी। ठीक है फ्रेंड्स, जो हिंदी त्वरा लेखन में अपने विषय की सर्वप्रथम महत्वपूर्ण पुस्तक है। श्री मिश्र महोदय ने बड़े परिश्रम से हिंदी शॉर्ट हैंड की जो पुस्तक तैयार की, वह उनकी अभूतपूर्व सूझ का परिणाम तो थी ही, साथ ही उससे हिंदी त्वरा लेखन सीखने वालों के लिए समुचित मार्ग मिल गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हिंदी में
और अंग्रेजी में दोनों अलग अलग प्रणाली है। तो हिंदी प्रणाली में जो लिखा जाता है, तो सबसे पहले हिंदी शॉर्टहैंड नामक पुस्तक प्रकाशित कब हुई थी? तो आप बताएंगे 1907 ईस्वी में। इसे किसने किया था? तो श्री निष्कामेश्वर मिश्र ने किए थे। ठीक है। अगला है टॉपिक है ऋषि प्रणाली का आविष्कार। हिंदी में जो हमारा ऋषि प्रणाली प्रचलित है, इसका आविष्कार इलाहाबाद के श्री ऋषिलाल अग्रवाल ने की थी। किसने की थी? ऋषि प्रणाली का आविष्कार किसने की थी? श्री ऋषिलाल अग्रवाल ने। इसलिए हिंदी द्वारा लेखन के क्षेत्र में आई असुविधाओं को समझकर उनके निराकरण का प्रयत्न श्री किसने किया था? ऋषिलाल अग्रवाल ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार इसे अच्छी से समझ लिया जाए शॉर्ट में। जो हमारा शॉर्ट हैंड है कितने तरीक़े से लिखा जाता है? 2 तरीक़े से लिखा जाता है। कैसे? पहला हमारा अंग्रेजी में है कौन प्रणाली? पिटमैन प्रणाली, पिटमैन। दूसरा है अंग्रेजी में हिंदी प्रणाली। ये 2 प्रणालियाँ प्रचलित हैं। ठीक है। तो हमारा हिंदी प्रणाली यानी आशुलिपि के बारे में हम परिचय दे दिए। हिंदी शॉर्टहैंड नामक पुस्तक प्रकाशित किसने किए थे? निष्कामेश्वर मिश्र ने, ये भी बता दिए हैं। ऋषि प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? श्री ऋषिलाल अग्रवाल ने किए थे। ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग है जो अंग्रेजी में पिटमैन आशुलिपि बताया जाता है। ठीक है। तो पिटमैन आशुलिपि क्या होती है? सर आइजैक पिटमैन ने 1813 ईस्वी से 1897 ईस्वी द्वारा विकसित अंग्रेजी भाषा के लिए आशुलिपि का एक प्रणाली है, जिन्होंने इसे पहली बार 1837 में प्रस्तुत किया था। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा पिटमैन प्रणाली कब प्रस्तुत किया गया था? तो आप क्या बताएंगे? 1837 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे 2-3 क्वेश्चन इसमें से पूछेगा कि हिंदी का सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा ऋषि प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? श्री ऋषिलाल अग्रवाल ने किया था। दूसरा क्वेश्चन इससे क्या पूछेगा कि हिंदी में जो शॉर्ट हैंड लिखा जाता है ये किस प्रणाली में प्रचलित है? आप क्या बताओगे? ऋषि प्रणाली में। और अंग्रेजी क्या पूछेगा? तो पिटमैन प्रणाली ने। ठीक है। तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हेडिंग है शॉर्ट हैंड लिखने का दिशा निर्देश। मतलब शॉर्ट हैंड आशुलिपि को कैसे लिखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इसका दिशा निर्देश के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले कुर्सी और मेज लगाते हैं। आशुलेखन की मेज सामान्यतः कितने सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए? 75 सेंटीमीटर। कितना फ्रेंड्स? 75। और कुर्सी के कितना ऊंचाई होना चाहिए? 45 सेंटीमीटर होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, घड़ी या स्टॉप वॉच, एक सेकेंड इसमें छूट रहा है, पर आशुलेखन पुस्तिका जो कॉपी होती है सामान्यतः कितने पृष्ठों की होती है? तो आप क्या बताओगे? 200 पृष्ठों की होती है। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा भी आशुलेखन पुस्तिका कॉपी सामान्यतः कितने पृष्ठों में होती है? तो आप क्या बताओगे? 200 पृष्ठों में होती है। अगला है घड़ी या स्टॉप वॉच। श्रुत लेखन के लिए डिटेक्टर के पास स्टॉप वॉच होने अति उपयोगी है। इसका तात्पर्य ये है कि जब हम आशुलिपि यानी शॉर्ट हैंड लिखते हैं तो अपन स्पीड को बढ़ाने के लिए अपने पास क्या रखना चाहिए? घड़ी और स्टॉप वॉच रखना चाहिए। इसके अभाव में सेकंड की वाली कलाई घड़ी या मेज घड़ी का भी प्रयोग किया जा सकता है। अगर आपके पास घड़ी या स्टॉप वॉच ना हो तो कलाई घड़ी या मेज घड़ी भी इसके लिए प्रयोग किया जा सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आशुलिपि को सीखने के लिए सच्ची साधना और लगन की अति आवश्यकता होती है।
ठीक है फ्रेंड्स। अब आपका नेक्स्ट हेडिंग है, तो नेक्स्ट हेडिंग पर चलने से पहले आप उत्कर्ष एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुटें। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका अगला हेडिंग है, ये आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अब हम आपको बताने वाला हूँ इस टॉपिक से कुछ जो एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं या आते हैं, आपके लिए हम लाए हैं बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, हम आज पढ़ाए हैं आशुलिपि का परिचय क्या है। एक बार मैं बता दे रहा हूँ बताने से पहले। ठीक है फ्रेंड्स, आशुलिपि का परिचय मैंने क्या दिया, यह एक लिखने की विधि है। यह सामान्य लेखन की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से लिखा जाता है। कौन? शॉर्ट हैंड। ठीक है फ्रेंड्स, शॉर्ट हैंड क्या है? सामान्य लेखन की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से इसे लिखा जाता है। इसे हिंदी में शीघ्र लेखन या त्वरा लेखन भी कहते हैं। इसे लिखने के लिए यानी शॉर्ट हैंड को लिखने के लिए कितने प्रणाली प्रचलित हैं? 2 प्रणाली प्रचलित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पहला क्या था? अंग्रेजी में पिटमैन प्रणाली और हिंदी में ऋषि प्रणाली। ठीक है, तो हम आपको क्वेश्चन लगाने वाले हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसका आंसर कमेंट में हमें बताइएगा। कोई भी दिक्कत हो फ्रेंड्स कमेंट में हमें बताते चलिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय परंपरा में आशुलिपि का जनक किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स, मैंने अभी ऊपर आपको आशुलिपि का परिचय भी दिया और इसके बारे में बताया, तो मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताएं। ठीक है, तो भारतीय परंपरा में आशुलिपि का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर जिमिति साइट को, श्री गणेश को, श्री चढ़सीलाल को, ब्लोयन डुप्लियोन को। फ्रेंड्स, किसे कहा जाता है? श्री गणेश को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? श्री गणेश को। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान तकनीकी युग में निम्न में से कौन से गुण के कारण आशुलेखक या रिपोर्टर की आवश्यकता है? पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। वर्तमान तकनीकी युग में मतलब जो हम लोग इस समय चल रहा है, इस युग में आशुलेखन या रिपोर्टर की आवश्यकता क्या है? गतिशीलता के लिए है, बौद्धिक क्षमता के लिए है, कंप्यूटर ज्ञान के लिए है, टंकण ज्ञान के लिए है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो इसका आप लोगों का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स बताइए आप। तो इसका उत्तर हो जाएगा बौद्धिक क्षमता। क्या हो जाएगा? बौद्धिक क्षमता। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से गुण के कारण वर्तमान समय में आशुलिपि अपनाई जाती हैं? क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन से गुण के कारण वर्तमान समय में आशुलिपि अपनाई जाती हैं? तो आशुलिपि किसके लिए लिखा जाता है? विकास के लिए, मात्राएं के लिए, शब्द अक्षर के लिए, गतिशीलता के लिए। अभी हम ऊपर बताए हैं आशुलिपि का अर्थ क्या होता है? शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड का अर्थ क्या होता है? शीघ्र लेखन। शीघ्र लेखन कब होगा? शीघ्र लेखन। तो ये आप किसके लिए होगा? गतिशीलता के लिए। किसके लिए फ्रेंड्स होगा? गतिशीलता के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन क्या कर रहा है? आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात कार्यालय की धुरी के रूप में निम्न में से कौन सा पद प्राप्त कर सकते हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, आशुलिपि यानी शॉर्ट हैंड का प्रशिक्षण जब आप लोग प्राप्त कर लेंगे तो इसके बाद कार्यालय की धुरी के रूप में निम्न में से कौन सा पद आप प्राप्त कर सकते हैं? कार्यालय सहायक के रूप में, समन्वयक के रूप में, सचिव के रूप में, अवर श्रेणी लिपिक के रूप में। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स?
सचिव के रूप में। क्या हो जाएगा? चौथा का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से आशुलेखक के लिए रोजगार के सरकारी क्षेत्र हैं? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है फ्रेंड्स? निम्न में से कौन से आशुलेखन के लिए रोजगार के सरकारी क्षेत्र हैं? तो मैं आपका इसका उत्तर बता दे रहा हूँ। उच्च न्यायालय, यानी आपका क्या है? न्यायालय के लिए है। निम्न में से कौन सा आशुलेखक के लिए रोजगार के सरकारी क्षेत्र है? न्यायालय के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, आशुलिपि प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत स्वयं के स्तर पर क्या खोल सकते हैं? जब आप इसे सीख रहे होंगे, ठीक है फ्रेंड्स, तो सीखने के उपरांत स्वयं के स्तर पर आप क्या खोल सकते हैं? स्वयं के स्तर पर हम राजस्थान लोक सेवा खोल सकते हैं? नहीं, ये गलत है। रेलवे खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते हैं। स्वयं सेवी संस्थाएं? नहीं खोल सकते हैं। प्रशिक्षण केंद्र खोल सकते हैं। क्या खोल सकते हैं? प्रशिक्षण केंद्र खोल सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, क्षेत्र आशुलिपि के आविष्कारक निम्न में से कौन है? क्षेत्र आशुलिपि के, क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? क्षेत्र आशुलिपि के आविष्कारक निम्न में से कौन है? क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर जॉन रॉबर्ट क्षेत्र है। क्या है फ्रेंड्स? जॉन रॉबर्ट क्षेत्र। हिंदी मतलब भारतीय क्षेत्र में हिंदी को जो 60 लिखने के प्रणाली था वो किसने किए थे? बताएंगे? कमेंट में बताइएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जॉन रॉबर्ट क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलियन डुप्लियन कौन सी भाषा की आशुलिपिक प्रणाली है? जी हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? सिलियन डुप्लियन कौन सी भाषा की आशुलिपिक प्रणाली है? कौन सी भाषा की प्रणाली है? फ्रेंच भाषा की। क्या है फ्रेंड्स? फ्रेंच भाषा की। क्वेश्चन नंबर 9, पिटमैन प्रणाली को प्रस्तुत कब किया गया? इसका उत्तर ऊपर में लिखवा दिए थे। इसको कब किया गया था? 1837 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि के आधार पर ध्वनि के आधार पर फ्रेंड्स, ध्वनि के आधार पर आशुलिपि लिखने का प्रयोग प्रथम बार एन आर्ट ऑफ स्टेनोग्राफी में जॉन बिलिस ने कब किया? क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर फ्रेंड्स क्या होगा? 1602 ईस्वी में। ध्वनि के आधार पर आशुलिपि लिखने का प्रयोग प्रथम बार एन आर्ट ऑफ स्टेनोग्राफी में जॉन बिलिस ने कब किया? 1602 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, जिन वर्णों या अक्षरों की उच्चारण बिना स्वर की सहायता से न हो सके उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, व्यंजनों की टोटल संख्या कितनी होती है? शॉर्टहैंड में टोटल 33 होती है। आगे फ्रेंड्स, आपको ये 3 पिक्चर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम शॉर्ट हैंड लिखते हैं, जो ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं, जैसे ये आपका ये क हो गया, क का कोई पूछेगा शॉर्ट हैंड कैसे बनाते हैं, तो हल्के हाथों से ये लाइन पर लिख देते हैं क। ठीक है, जब क बनाएंगे तो मान लीजिए हमारा ये, इस पर हम क बनाएंगे। ठीक है, पूछेगा क्वेश्चन में ये पूछता है कि समतल से इसके बीच के कोण कितना है। ठीक है, इसी के बारे में ये दर्शाया है। कौन सा शब्द कितने अंश के कोण पर बनाता है अक्षर, उसी के बारे में बताया है ये। इसको समझा देता हूँ। जैसे ये आपका 90 डिग्री के कोण बना रहा है, इसका मतलब 30 अंश का है।
इसका मतलब 60 अंश का है, इसका मतलब 90 डिग्री, ये 120 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका कर्व टाइप का है। आगे चलते हैं। इसमें हेडिंग है आपका कि आशुलिपि में व्यंजन रेखाएं 3 प्रकार से लिखी जाती हैं, जो इस प्रकार है। टोटल व्यंजनों की संख्या मैं अभी बताया 33 होता है। इसको कितने प्रकार से लिखा जाता है आशुलिपि में? आशुलिपि का मतलब होता है शॉर्ट हैंड। तो शॉर्ट हैंड में व्यंजन को कितने तरीके से लिखा जाता है? 3 तरीके से। पहला सरल रेखा, वक्र रेखा, संयुक्त रेखा। ठीक है, तो पहला हेडिंग देख लेते हैं, सरल रेखा व्यंजन क्या होता है। फ्रेंड्स, इसका मैं एक और वीडियो बना दूंगा जो आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कैसे बनेगा। ठीक है, अभी ये नोट्स है, इसको हम बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। जब आपका प्रैक्टिकल वाला वीडियो आएगा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो सरल रेखा व्यंजन होता है, देखिए ये आपका क है, ख, इसको लिखा कैसे जाता है? ये तीर देखिए लिखा है बाएं से दाएं की तरफ, जो ये आपका होता है, ये बाएं से दाएं की तरफ होता है। ठीक है, इसे आपका ये क हो गया। देखिए क कैसे बनेगा, ये आपका क, इसका शॉर्ट हैंड कैसे होगा? देखिए बाएं से दाएं तरफ क, हल्के हाथों से दबाकर ख कैसे बनेगा? हल्के हाथों से लिखेंगे, उसको काट देंगे तो हमारा ख बनेगा। ग कैसे बनेगा? ये थोड़ा जोर से दबा कर लिखेंगे तो ग बनेगा। घ कैसे बनेगा? ये जोर से दबा कर इसको काट देंगे हल्के से, घ बनेगा। ठीक है, आगे ये इसी को क वर्ग बोलते हैं। ठीक है, ये आपका है च वर्ग, ये है च वर्ग। देखिए च वर्ग कैसे बनता है? इसे आपका ये है च, ये ऊपर से नीचे की तरफ बनता है, ऊपर से नीचे की तरफ। कितने अंश के एंगल पर बनता है? ये 60 डिग्री के एंगल पर बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो च वर्ग होता है वो कितने अंश एंगल पर बनता है? 60 डिग्री के। आपसे पूछेगा च वर्ग समतल से कैसे लिखते हैं? ये ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ, और ये 60 अंश के कोण पर लिखा जाता है। एक बार इसको समझ लेते हैं। जैसे आपका यह है च, हल्के हाथों से और दबाकर, सॉरी, इसको हल्के हाथों से लेकर काट देंगे तो छ, दबा कर लिखेंगे, जोर से बोलेंगे ज, काट देंगे तो झा। ठीक है, अब त वर्ग देखिए फ्रेंड्स, त वर्ग कैसे लिखा जाता है? त वर्ग ये समतल से कितने अंश का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का। कितने अंश का? 90 डिग्री का बना रहा है। ये भी किसे लिखा जाता है? ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जा रहा है व्यंजन। ठीक है, तो देखिए हल्के हाथों से लिखेगा तो, हल्के हाथों से लिखकर काट देंगे थ, इसको दबा कर लिखेंगे द, जोर से बोलेंगे और इसको दबा देंगे, काट देंगे जोर से बोलकर, ये ध। अब अगला है प वर्ग, ये है प वर्ग। ये प वर्ग क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि जैसे प वर्ग है वो समतल से कितने अंश का एंगल पर बनता है? तो प वर्ग कितने अंश के एंगल पर बनता है? 120 अंश के कोण पर बनता है। ठीक, ये भी ऊपर से नीचे की तरफ। देखिए कैसे बनता है, प ऊपर से, प के बाद क्या बनेगा? देखिए इसमें एक चीज है कि ये सरल रेखा व्यंजन है, मतलब कौन कौन से रेखा सरल रेखा में के रूप में बनता है उसी के बारे में है। प के बाद दिया है ब, देखिए ये ब, ये भी ऊपर से नीचे की तरफ। अब देखिए यहाँ पर एक चीज को समझना है, ये जो र होता है, र और ढ और ओणा, देखिए ये बनता है नीचे से ऊपर की तरफ,
ये जैसे आपका र और ढ, देखिए ये कितने अंश का एंगल पर बनता है, 30 अंश का। ढ भी कितने, ढ को भी ले जाकर इस तरह काट देंगे और ये भी कितने अंश का एंगल बनाता है, 30 अंश का। ये सभी क्या है, सरल रेखा व्यंजन है। दूसरा हेडिंग है फ्रेंड्स, वक्र रेखा व्यंजन। दूसरा हेडिंग क्या है फ्रेंड्स, वक्र रेखा व्यंजन। वक्र रेखा व्यंजन कौन कौन से होता है, देखिए पहला है आपका ट। देखिए ट कैसे बनेगा, और इसको लिख कर काट देंगे तो ठ, ड लिख कर इस तरह काट देंगे तो ढ। फ्रेंड्स व्यंजन के पंचम और अनुनासिक व्यंजन होता है, जैसे आपका य ण न म, ठीक है फ्रेंड्स। तो अड़ और न इसको कर्व के रूप में लिखेंगे, अड़ को भी इस तरह लिखेंगे और न का भी क्या लिखेंगे, इस तरह। फ्रेंड्स प है, ये कर्व के रूप में हल्के से लिख लाकर ऊपर से नीचे काट देंगे। फ ब, देखिए ब ऊपर में बताया ये वक्र रेखा व्यंजन है। आपका म, म क्या होता है, न का उल्टा होता है म। जैसे आपका ये न हो गया, म न का उल्टा क्या होता है, म होता है फ्रेंड्स। इसका मैं एक वीडियो बताऊंगा, उसमें प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कैसे कौन बनता है, आपको उस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ये नोट्स हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब आगे देखेंगे र। अभी र दो तरीका से बना है, देखिए फ्रेंड्स, एक ऊपर से नीचे की तरफ बना है, ढ ये भी काट देंगे। ल ये समतल से हल्के से ऊपर जाएगा तो ल हो जाएगा, ल, ठीक है फ्रेंड्स। आगे है स, ये ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से स किस तरह बनाएंगे, और ये दोनों स का इस तरह लाएंगे और इस तरह काट देंगे। ज का भी इस तरह करेंगे। ये हमारा क्या है, वक्र रेखा व्यंजन है। आगे है संयुक्त रेखा व्यंजन। संयुक्त रेखा व्यंजन फ्रेंड्स देखिए ये होता है नीचे से ऊपर की तरफ बनता है। ये जैसे आपका ये है य नीचे से ऊपर की तरफ। वह कैसे बनता है, इसका उल्टा कर देंगे। ह कैसे बनाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ फ्रेंड्स। ह कैसे बनेगा फ्रेंड्स, ये भी ऊपर से नीचे की तरफ। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। आगे थोड़ा इस चीज को ध्यान से देखिए, ये आपका हेडिंग है दिशाओं के आधार पर व्यंजन रेखाओं के प्रकार। क्या है फ्रेंड्स, दिशाओं के आधार पर। जब मैं ऊपर आपको बताया हूँ ये 3 तरीका से लिखा जाता है, सरल रेखा, वक्र रेखा और संयुक्त रेखा के रूप में। दिशाओं के रूप में कहने का अर्थ ये हुआ, ये दाएं से बाएं ऊपर से नीचे, इसको क्या कहेंगे, देखिए दिशाओं के आधार पर व्यंजन रेखाओं को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, जो इस प्रकार है। तो ध्यान से देखिए, जो पहला हमारा हेडिंग है ये दे दिया है अग्रगामी या समतल या पड़ी रेखाएं। पड़ी रेखाएं क्या होती है, ये जो ये आपका लाइन पर बनती हैं वही पड़ी रेखाएं होती हैं। अग्रगामी, समतल या पड़ी रेखाएं, इसके बारे में समझ लेते हैं। यह व्यंजन रेखाएं बाईं से किधर जाती हैं, दाईं की ओर बनाई जाती हैं। समतल, अग्रगामी या पड़ी रेखाएं किधर किधर से बनाई जाती हैं, बाईं से दाएं की तरफ बनाई जाती हैं। अगला
अधोगामी रेखाएं क्या होती है? वह व्यंजन रेखाएं जो ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती हैं। इसके कहने का जो ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती हैं उसे हम क्या बोला जाता है? अधोगामी रेखाएं कहते हैं फ्रेंड्स। अधोगामी रेखाएं कहलाती हैं जो व्यंजन रेखाएं ऊपर से नीचे की तरफ, जैसे आपका ये ये आपका ये ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आगे है ऊर्ध्वगामी रेखाएं। अधोगामी का मतलब क्या था? ऊपर से नीचे की तरफ। ऊर्ध्वगामी नीचे से ऊपर की तरफ होता है। वह व्यंजन रेखाएं जो नीचे से ऊपर की ओर बनाई जाती हैं उन्हें ऊर्ध्वगामी कहते हैं। फ्रेंड्स, कहने का तात्पर्य जैसे ये आपका वह है ऊपर से नीचे की तरफ, यह है नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कह रहा है कि उपयुक्त दिशा के आधार पर व्यंजन रेखाओं को वर्गीकृत के अतिरिक्त एक अन्य प्रकार की व्यंजन रेखाएं होती हैं जिसे वक्रगामी रेखा कहते हैं। यह व्यंजन रेखाएं थोड़ा सा वक्र बनाते हुए लिखी जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यह रेखाएं उपयुक्त दी गई 3 प्रकार की दिशाओं में लिखी जाती हैं। ठीक है, आगे दिशाओं के आधार पर व्यंजन रेखाओं के प्रकार। दिशाओं के आधार पर व्यंजन रेखाओं के प्रकार। पहला है अग्रगामी या पड़ी रेखाएं। फ्रेंड्स, मैं अभी बताया पड़ी रेखाएं क्या होती हैं? जो लाइन होती है उसी पर जो लिखी जाती हैं व्यंजन, वही पड़ी रेखाएं या अग्रगामी होती हैं। इससे आपका ये क हो गया। ये देखिए पड़ी रेखाएं पर ख और ग घ ये बाईं से दाएं की तरफ लिखी जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका पंचम और देखिए अंग। अंग कैसे बना जाता है? इस तरह अंग कैसे बनता है? उसके बाद अण और न, ये भी इसी तरह बनता है। केवल म न इसका उल्टा हो जाता है। न का उल्टा क्या हो जाता है? म हो जाता है फ्रेंड्स। ये वक्रगामी होता है। आगे ऊर्ध्वगामी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? नीचे से ऊपर की ओर। जैसे आपका यह है, देखिए ये आपका पड़ी रेखा है, इस तरह बनाएंगे तो वह र और अड़। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका र हो गया, ढ हो गया ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, इसमें भी वक्रगामी होती है। ऊर्ध्वगामी में जिससे ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं और नीचे से ऊपर की ओर आते हैं, इसलिए आपका है नीचे से ऊपर की ओर। जैसे नीचे से ऊपर की ओर ये था ऊपर से नीचे की तरफ, इसलिए आपका है ऊपर से नीचे की तरफ। वक्रगामी ल कैसे बनेगा? ये आपकी पड़ी रेखा है, इस पर इसी तरह बना देंगे, थोड़ा सा वक्र कर देंगे ल। स कैसे बनेगा? इस तरह हल्का हाथों से ले जाकर यहाँ से घुमा देंगे स। ये भी इसी तरह बनेगा दोनों को। ठीक है फ्रेंड्स, आगे अधोगामी का मतलब क्या होता है? अधोगामी अधोमुखी, इसका मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। जो व्यंजन ऊपर से नीचे की तरफ, जैसे इस तरह लिखेंगे। ये आपको च दिखा रहा है, देखिए ऊपर से नीचे की तरफ। प दिखा रहा है ऊपर से नीचे की तरफ। ह दिखा रहा है ऊपर से ह कैसे बनता है फ्रेंड्स? ऊपर से नीचे की तरफ। देखिए ह। अब फ्रेंड्स है वक्रगामी। वक्रगामी का मतलब होता है वक्र की तरह। देखिए स, तलाबी स, मूर्धनी से कैसे बनेगा? इस तरह बनेगा। दाती स, इसको घुमा देंगे। ज, ट, ये वक्र के ऊपर ठ, इसको लिख कर काट देंगे। ड, हल्के हाथों से दबाकर बोलेंगे। ढ, इसको दबाकर काट देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फ, देखिए फ कैसे बनेगा? ये आपकी पड़ी रेखा पर हल्का सा आएगा इस तरह फ। भ कैसे बनेगा? ठीक है फ्रेंड्स, इसका मैं एक प्रैक्टिकली वीडियो दिखा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे
ये था आपका व्यंजन। फ्रेंड्स अभी मैं बताया व्यंजनों की टोटल संख्या कितनी होती है, 33। व्यंजनों की टोटल संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स, 33 होती है। टोटल संख्या 33। इसको जो व्यंजन ऊपर से नीचे की तरफ लिखी जाती हैं, ऊपर से नीचे की तरफ लिखी जाती है उसे क्या बोलते हैं, अधोगामी। ये अधोमुखी बोले जाते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ इसे अधोगामी बोलते हैं फ्रेंड्स। जो नीचे से ऊपर की तरफ लिखी जाती हैं उसे ऊर्ध्वगामी बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। स्वरों का अध्ययन कैसे करते हैं, देखिए फ्रेंड्स, हिंदी शॉर्ट हैंड में स्वर आपका ये हेडिंग है। इसके पहले वाले वीडियो में व्यंजन के बारे में बताए थे। टोटल व्यंजनों की संख्या कितने बताए थे फ्रेंड, 33 बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे स्वर। तो ध्वनि उच्चारण कह रहा है कि ध्वनि उच्चारण बिना किसी दूसरे ध्वनि की सहायता के अपने आप ही हो सकता है। यह स्वर दो प्रकार से लिखे जाते हैं, एक मोटे बिंदु में और मोटे डैश से, और एक हल्के बिंदु और हल्के डैश से लिखा जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो टोटल स्वर हमारे लगभग इसमें पढ़ना है 11 पढ़ना है, ठीक है। इसमें मोटे बिंदु से कौन सा स्वर लिखा जाएगा, मोटे डैश के रूप में कौन लिखा जाएगा, हल्के बिंदु के रूप में कौन लिखा जाएगा, हल्के डैश के रूप में कौन सा स्वर लिखा जाएगा शॉर्ट हैंड के रूप में। तो जी हाँ दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला हेडिंग आपका है मोटे बिंदु और मोटे डैश से और एक हल्के बिंदु और हल्के डैश से लिखा जाता है। जो ऊपर बताया अभी उसी के नीचे ये आपका दिया है। स्वर जो होते हैं एक मोटे बिंदु और मोटे डैश से लिखा जाता है और एक हल्के बिंदु और हल्के डैश से लिखा जाता है, ठीक है। क्लियर। देखिए, कुछ स्वर या मात्राएं जैसे अ, आ और ए, ओ अथवा ये आपका जो बड़ी ई दिया है बड़ा ऊ, ये मोटे बिंदु और मोटे डैश से लिखे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कहने का अर्थ ये होगा कि मोटे बिंदु जैसे आपका दिया है और मोटे डैश से कौन कौन से स्वर लिखा जाता है। तो क्या क्या दिया है, पहला अ, ए, बड़ी ई, ठीक है फ्रेंड्स। फिर डैश जो मोटे डैश के रूप में लिखा जाता है वो क्या है, आ की मात्रा, ओ की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो ये आपका लाइन दिया है, मान लीजिए कोई भी स्वर को लिखने के लिए, जैसे ये आपका व्यंजन है, मान लीजिए कोई व्यंजन है तो व्यंजन के जो पहले वाला आएगा तो उसको स्वर पहले लगेगा। कहने का अर्थ है कि व्यंजन से पहले स्वर आएगा। जब बाएं तरफ रहेगा तो दाएं तरफ रहेगा तो व्यंजन के बाद स्वर लगता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जैसे आपको लिखना है क, ठीक, ये आपको मान लीजिए क है तो क कैसे लिखा जाता है, इस तरह। ये बाएं से किधर जा रहा है, दाएं की तरफ जा रहा है फ्रेंड्स। तो जो आपको अ दिया है फ्रेंड्स, कह रहा है कि क का पहले आएगा अ तो क्या पड़ेगा, औख, तो कहाँ लगेगा, पहले स्थान पर लगेगा। और बाद में बोलेगा तो कहाँ लगेगा, देखिए जैसे पहले आएगा तो अक हो गया और स्वर बाद में आएगा तो क अ, ठीक। एक एग्जाम्पल के लिए मैं समझा दे रहा हूँ। और है देखिए, ये आपका मान लीजिए कोई भी स्वर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वह पहला पॉइंट होगा, मध्य वाला सेकेंड पॉइंट होगा और जहाँ पर ख़त्म होने वाला है थर्ड पॉइंट। जैसे यहाँ पर हमको आम लिखना है, आम, ठीक है। देखिए तो म का कैसे लिखा जाता है, न का उल्टा फ्रेंड्स क्या होता है, म होता है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, थर्ड, ठीक। तो ये कह रहा है आम, तो ये पहले पॉइंट पर लगेगा और यहाँ पर दिया है ना,
ऐसे देखिए, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, जहाँ से जो व्यंजन स्टार्ट होगा, पहला पॉइंट, ये सेकेंड, ये थर्ड, आम लिखना है। तो अभी क्या बताए, आ का क्या बताएंगे, ये डैश लगेगा, तो ये आपका म हो गया, ये पहला पॉइंट पर लग जाएगा, ये क्या पढ़ाएगा, आम। इसी तरह क्वेश्चन ये पूछता है कि मोटे बिंदु और मोटे डैश से लिखे जाने वाले कितने स्वर हैं। तो आप लोग कितने बताओगे, 6 बताएंगे। या ये भी बता सकते हैं कि मोटे बिंदु से कितने स्वर लिखते हैं, 3, और मोटे डैश से कितने स्वर लिखा जाता है, 3। ये भी पूछ सकता है कि मोटे बिंदु से लिखे जाने वाले स्वर निम्न में से हैं। तो आप क्या बताओगे, अ, ए, बड़ी ए, 3 हो गया। पूछेगा मोटे डैश से लिखे जाने वाले स्वर, आ, ओ, बड़ा ऊ। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, ये आप जब शब्द बनाएंगे ना, उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको केवल इसमें ये याद करना है कि मोटे बिंदु पर कौन सा पॉइंट लगेगा, कहाँ पर लगेगा, जहाँ से व्यंजन स्टार्ट होगा वह पहला पॉइंट होगा, बीच वाला भाग सेकेंड, जहाँ खत्म होगा वह थर्ड। कहने का अर्थ ये होगा कि देखिए, ये आपका मान लीजिए कोई व्यंजन है, तो व्यंजन के पहले आएगा तो स्वर पहले लगेगा, बाद में आएगा तो स्वर बाद में लगेगा। और जैसे मध्य भाग में स्वर आएगा तो पहले लगेगा, और बाद में आएगा तो बाद में स्वर लगेगा। जैसे ये आपका ए, म, एम हो गया। तो म का क्या होता है, इस तरह, जहाँ से स्टार्ट होता है पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये आपको बीच में मोटा डैश लग जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, आप जब प्रैक्टिकली करेंगे इसको तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, वही चीज़ बताया है जो ऊपर में हमने बताया है। अभी कह रहा है कि किसी रेखा के पहले स्थान को, किसी रेखा को पहले स्थान को प्रथम, जैसे ये आपका स्टार्ट हो रहा है, जैसे ये आपका रेखा है, क मान लीजिए बनाए हैं, क बाएं से दाएं की तरफ जा रहा है, तो ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। कह रहा है किसी रेखा के पहले स्थान को प्रथम, बीच के स्थान को द्वितीय, बीच के स्थान को द्वितीय और अंत के स्थान को तृतीय स्थान कहते हैं। फ्रेंड्स, ये आप लोगों को क्लियर हो गया, मैं अभी इसको ऊपर समझाए थे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, कह रहा है कि इंग्लिश में फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस और थर्ड प्लेस इसको बोलेंगे स्वर को। ठीक है फ्रेंड्स, यह स्थान जिस जगह से अक्षर शुरू होता है वहीं से आरंभ होता है। यह भी आपको हम समझाए थे ऊपर वीडियो में। जैसे आपका ये मान लीजिए प है, प कहाँ से आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो फर्स्ट पॉइंट, बीच वाला सेकेंड पॉइंट, यानी मध्य भाग, जो यहाँ पर खत्म होगा थर्ड पॉइंट। देखिए, ये आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर से, ऊपर से स्टार्ट होगा। ये आपका पहले आएगा तो पहले स्वर लगेगा, बाद में आएगा तो बाद में स्वर लगेगा। कहने का अर्थ ये हुआ, जैसे स्वर काम, ठीक, उसके बाद आम, दोनों ध्यान से देखिए, आम और काम, इसमें स्वर क के बाद आ रहा है, इसमें म के पहले स्वर आ रहा है। तो काम की कैसे बनाएंगे, ये आपका क हो गया, ये आपका म हो गया। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इसको हम समझाएंगे। ये तीसरा पॉइंट है, वो यहाँ पर, यहाँ ना लिखकर यहाँ पर आ जाता है। तो इससे काम हो गया, तो ये कहाँ लगेगा, ये आ कहाँ लगेगा, पहले स्थान पर, तो यहाँ पर मोटे डैश लग जाएगा। इसका मैं वीडियो एक प्रैक्टिकली रूप में समझा दूंगा, आप लोगों को वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो व्यंजन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वह प्रथम हो जा रहा है, यहाँ पर फर्स्ट, बीच वाला भाग सेकेंड, थर्ड। 1 2 3 का मतलब ये हुआ कि अगर इस तरह हम जाएंगे तो बाएं तरफ रहेगा, तो यानी उसका अर्थ यह होगा स्वर पहले आएगा, स्वर के बाद व्यंजन आएगा। अगर दाएं तरफ रहेगा तो व्यंजन के बाद स्वर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट,
कह रहा है कि जब स्वर ऊपर या नीचे आने वाले व्यंजन के पहले रखा जाता है तो पहले पढ़ा जाता है। जब स्वर ऊपर या जैसे स्वर ऊपर या नीचे, कोई मान लीजिए ये ऊपर से आ रहा है, कोई नीचे से ऊपर जा रहा है, तो व्यंजन के पहले रखा जाता है तो पहले पढ़ा जाता है। इसलिए ये आपका है, ये मान लीजिए ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये भी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो पहला स्थान हो जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो ये पहला आ जाएगा। देखिए ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे वाला पहला हो जाएगा। ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो ये पहला हो जाएगा। ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो ये भी पहला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लिखा है आज, क्या लिखा है फ्रेंड्स? आज। तो स्वर कहाँ आ रहा है? इसके पहले के बाद में पहले आ रहा है, पहले आ रहा है तो आ का क्या होता है? मोटा डैश होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ज का देखिए बनाया है ऊपर में, तो मान लीजिए ये ज ऊपर से नीचे आया तो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो प्रथम हो जाएगा, जहाँ पर खत्म होगा वो तृतीय हो जाएगा, पीछे वाला भाग सेकेंड। तो ये प्रथम, तो डैश कहाँ लगेगा? प्रथम भाग में लगेगा। इससे 8 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ठ कैसे बनता है? ये ऊपर से नीचे की तरफ और काट देंगे, तो ठ के पहले आपका आ रहा है, यानी कि स्वर आ रहा है, स्वर मात्रा। तो इसका शॉर्ट हैंड क्या होता है? जहाँ से स्टार्ट हो रहा है व्यंजन वो प्रथम होगा, तो प्रथम होगा तो आ का क्या लग जाएगा? डैश लग जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात फ्रेंड्स? अब देखिए एक एग्जांपल और समझिए। ये आपका ईंट लिखा है, ईंट, ईंट लिखा है ना फ्रेंड्स। तो ट के पहले स्वर मात्रा आ रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए ट हमारा कैसे बनता है? ऊपर से नीचे की तरफ 90 डिग्री पर। ठीक है, अब देखिए पोजीशन पर ध्यान देना है। अभी हमने क्या बताया? पहले स्थान पर आएगा तो अ, दूसरे स्थान पर आएगा तो ए, और तीसरे स्थान पर आएगा तो बड़ी ई। इधर भी आएगा तो इसके बाद आएगा तो ये भी तीसरे स्थान पर आएगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि आपका जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो ये आपका पहला, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा। तो ईंट, ईंट कैसे लिखेंगे? ईंट कैसे लिखेंगे? ये आपका ऊपर से नीचे की तरफ हो गया ट, पहला, दूसरा, तीसरे के स्थान पर क्या लगा देंगे? बिंदु। हमारा क्या पढ़ाएगा? ईंट पढ़ाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और समझा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे ला है, ला, ला कहाँ से आ रहा है फ्रेंड्स बताइए तो? ला, ला कैसे बनता है? ये ऊपर से, सॉरी नीचे से ऊपर की तरफ बनता है। ला ऊपर से नीचे की तरफ, 1 2 3। आ रहा है तो आ पहले स्थान पर लगता है, आ का क्या लग जाएगा? डैश। ओके, क्लियर है? इस वीडियो का किसी को भी पीडीएफ चाहिए कमेंट करके बता दीजिए, टेलीग्राम पर हम इसको दे देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट करके बता दीजिएगा। आगे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, अब कह रहा है कि जब स्वर ऊपर जाने वाले या नीचे आने वाले व्यंजन के बाद रखा जाता है तो व्यंजन के बाद पढ़ा जाता है। ऊपर क्या बताए? व्यंजन के पहले आता है तो क्या पढ़ा जाता है? व्यंजन के पहले, और बाद में आता है तो व्यंजन के बाद पढ़ा जाता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल, ये आपका क्या है? तो ठीक है, ऊपर में हम क्या समझाए? डैश ओ, ये ओ बड़ा। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो कैसे बनता है? ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ पर तमो कमतर क्या दिया है? तो, यानी मध्य भाग में इसका लग जाएगा डैश, क्या बनेगा? तो। अब रो है, र कैसा बनता है? ये नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक,
तो ये कहाँ लग जाएगा? मध्य भाग में। देखिए लगा है ना। वे वे कैसे बनते हैं? इस तरह बनता है। कहाँ लगेगा? देखिए वे कहाँ लगेगा? ए कह रहा है, ए मध्य भाग में लगेगा। ठीक है, इसके पहले हम समझाए थे, समझिए ध्यान से। जैसे लॉ है फ्रेंड्स, लॉ है ना, लॉ कैसे बनते हैं? ऊपर से नीचे की तरफ। ये आपका 6 स्वर बताए थे मोटे डाइस वाले। अ, ए या ए, बड़ी ई, आ, ओ, बड़ा ओ। कहने करते हुए कि अगर क्वेश्चन में इसे ले पढ़ रहा है तो ल में ए कम तरह एक ए स्वर आ रहा है ना, किसका उच्चारण हो? ए का। तो एक किस में आता है? दूसरे स्थान पर आता है ना। तो ले के बाद क्या लग जाएगा? यहाँ पर बिंदु लग जाएगा। जैसे बे है, बे इस तरह बनता है। ठीक है, ए दूसरे स्थान पर लगेगा। ठीक, जैसे बड़ाऊ है टू, ट का ऊपर से नीचे, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा। तो टू, ट के बाद आ रहा है ना उच्चारण स्वर का, इसलिए क्या यहाँ पर आएगा? यहाँ पर डाइस आएगा। ठीक है, इसका मैं एक और वीडियो ला दूंगा अच्छे से प्रैक्टिकली, उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम ऊपर क्या समझे? मोटे बिंदु और मोटे डाइस को समझे हैं। कितने स्वरों को पढ़ाए हैं? उसमें 6 स्वर बताए थे। ओ, ए, बड़ी ई, 3 चीज बताए थे। उसमें 6 टोटल 6 स्वर होता है। ए, ए दोनों के लिए डैशी का चिन्ह रहेगा। ठीक है, सॉरी, मोटा बिंदु का चिन्ह रहेगा। अब हम पढ़ेंगे हल्के बिंदु और हल्के डैश से कुछ स्वर ए, इसमें एक था, ये ए, आई, औ, अंक, छोटी ई, बड़ाऊ, बड़ाऊ नहीं है, छोटाऊ है, जो हल्के बिंदु से और हल्के डैश से लिखे जाते हैं। देखिए ये मोटे बिंदु और मोटे डैश से लिखे जाने वाले स्वर हैं। अ, आ, एक मात्रा, ओ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ाऊ की मात्रा। ये मोटे और मोटे बिंदु और मोटे डैश के रूप में लिखे जाते थे। इसको आप लोग नोट करके रखे रहिएगा, एग्जाम में पूछेगा कितने स्वर किस कैसे लिखा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मोटे हल्के बिंदु और हल्के डैश। देखिए वही प्रक्रिया है, यह व्यंजन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो व्यंजन के पहले स्वर आएगा तो पहले पढ़ा जाएगा, बाद में आएगा तो बाद में पढ़ा जाएगा। इसमें 1 2 3 4 5 5 बताए हैं। ये आपका देखिए ए की मात्रा ये पहले स्थान पर आएगा। औ की मात्रा ये हल्के बिंदु से रहेगा। छोटी ई की मात्रा ये तीसरे स्थान पर आ रहा है, तो हल्के से लगा देंगे। ठीक है, अंक की मात्रा ये हल्का डैश लगेगा। आई पहला स्थान पर, छोटाऊ तीसरा स्थान पर। वही प्रक्रिया है फ्रेंड्स, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग अपने एक नोट्स बना लीजिएगा, उसी में नोट करके जब आप शब्द को बनाएंगे शॉर्ट हैंड के रूप में तो आप लोगों को अच्छी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अनुस्वर। अनुस्वार क्या होता है? अंक, अ के ऊपर जो होता है ना अंक, यदि व्यंजन के पहले या बाद में अकेला आए तो यथा विधि अपने द्वितीय स्थान पर रखा जाता है। करेक्ट, व्यंजन के पहले आए या बाद में आए तो ये द्वितीय स्थान पर इसे रखा जाता है। देखिए द्वितीय स्थान पर रखा गया है ना। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए, जैसे अंडा, अंडा। ठीक है, तो ट ठ ड,
ढ। देखिए एक एग्जाम्पल समझिए, ये आपका त है। कह रहा है कि अगर व्यंजन के पहले आएगा, व्यंजन के पहले आएगा तो पहले रखा जाएगा। तो अंक के किसको प्रयोग कर सकते हैं? अंक को हल्के डायस से प्रयोग करते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अब आप लोगों के व्यंजन और स्वर को, मात्रा को लिखने का समझ आ चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे, शब्दों को कैसे लिखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका हम एक वीडियो बना देंगे, इसे वीडियो बनाकर उसमें समझा देंगे। जैसे आपका हो गया राम श्याम, शब्द हो गया, वाक्य हो गया, इसको कैसे लिखा जाएगा, इसका एक वीडियो हम बता देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग आगे चलेंगे। देखिए आगे चलते हैं। ये आपका अभ्यास है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग मार लीजिएगा। लीजिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप लोग, इसको हल कर लीजिएगा घर पे, क्योंकि शॉर्ट हैंड, हल्के डायस, मोटे बिंदु, हाँ उसके बारे में हम बता दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स,